Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are discussing different topics of current affairs, economics, polity and economics, which are important from the point of view of different exams conducted by UPSC, MPPSC, SSC and other competitive exams. Friends, ऐसा है कि आधुनिक विश्व इतिहास को जिस एक दो घटनाओं ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता से संबंधित है, इंक्लूडेड है वर्ल्ड वॉर्स, विश्व युद्ध, चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो चाहे दूसरा। लेकिन इसमें भी दूसरा विश्व युद्ध जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभावों वाली घटना रही है और इसी कारण जो है ये कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने एक सर्वथा नवीन विश्व का निर्माण किया है। An altogether new world and the new world order was created by this Second World War. तो आज हमारी चर्चा का विषय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है और खास तौर पे इसके प्रभाव क्या रहे हैं। तो हम इसकी बड़ी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आज। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो हम आज इसमें देखने चाहेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है, किस तरह से हुआ है। कारणों की चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या है, किस तरह से हुआ ये देखेंगे और सबसे ज़्यादा ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके प्रभाव क्या पड़े। खासतौर पर इसके प्रभाव को हम दो भागों में बांटेंगे कि क्या इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स रहे हैं, क्या इसके वैश्विक प्रभाव रहे हैं, विश्व में क्या प्रभाव है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस घटना ने भारतीय इतिहास को, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, भारत की स्वतंत्रता के इतिहास को भी बहुत गंभीरता से प्रभावित किया है। तो भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं ये भी हम आज देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो यूरोप में हुआ है मुख्य तौर पर तो, और यूरोपीय शक्तियों के बीच में हुआ है 1939 से। ऐसा कहा जाता है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने यानी हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वहीं से शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध और लगभग 1 सितंबर 1945 को ख़त्म हुआ है। तो लगभग 6 वर्षों तक ये युद्ध हुआ है दो पार्टियों के बीच। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र जिनको हम एक्सिस कंट्रीज़ कहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। धुरी राष्ट्र या एक्सिस कंट्रीज। एक्चुअली मॉडर्न जो इतिहास है इसमें 20वीं शताब्दी के आते आते इटली, जापान और जर्मनी ये ऐसे देश थे जो बहुत बड़े आक्रांता देश हो गए थे, बहुत शक्तिशाली हो गए थे। खासतौर पे अपने जो डिक्टेटर्स थे, तानाशाह थे, वो उन्होंने जो है वहाँ पर एक अधिनायक शासन स्थापित किया, एक टोटलिटेरियनिज्म का रूल स्टेट वहाँ पर इस्टेब्लिश किया। खासतौर पे जर्मनी में हिटलर ने और आपके इटली में मुसोलिनी और जापान में भी एक बड़ा उग्र और साम्राज्यवादी और विस्तारवादी देश डेवलप हो रहा था। खासतौर पे 19वीं शताब्दी में जो वहाँ मेइजी रिफॉर्म्स हुए और उसके बाद वहाँ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, उसके बाद वहाँ जापान भी बहुत एग्रेसिव कंट्री बन गया था। तो जापान का टोक्यो, जर्मनी का बर्लिन और इटली का रोम, इसको एक धुरी कहा गया। इसको रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस या रोम बर्लिन टोक्यो धुरी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसी कारण ये देश धुरी राष्ट्र कहलाते हैं। तो एक तरफ तो ये थे और दूसरी तरफ थे अलायंस कंट्रीज़ जिनको हम मित्र राष्ट्र कहते हैं। उसमें आपको ब्रिटेन मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, USA है, उसमें इवन रसिया भी है बाद में। तो ये जो देश है इनके बीच में जो है युद्ध हुआ। अब युद्ध शुरू तो यूरोप से हुआ, लेकिन इसके बाद फिर ये अफ्रीका में भी हुआ है, फिर एशिया में भी हुआ है। आपको जापान चूँकि इसमें सम्मिलित था तो वहाँ भी इसके प्रभाव दिखाई देंगे। इवन जापान से लड़ने के लिए चीन का सहारा लिया गया और चीन तक सामान पहुँचाने के लिए भारत में भी किया गया। तो भारत भी इस युद्ध में परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली सम्मिलित था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित देश है। तो ये जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध है। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसके बड़े व्यापक प्रभाव है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि विश्व में क्या प्रभाव है, वर्ल्ड में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, वर्ल्ड में पहला प्रभाव तो ये हुआ कि अभी तक के इतिहास में, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में यूरोपीय देश जो है पूरे समय डोमिनेंट रहे हैं, उनका प्रभुत्व रहा है। लेकिन इस युद्ध के बाद 6 साल तक लगातार युद्ध चला और कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे देशों को। तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी। दे वर इकोनॉमिकली ब्रोकन, कमर टूट गई थी उनकी अर्थव्यवस्था की। इसलिए अब यूरोप के जो बड़े देश थे, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी कह लीजिए और इंग्लैंड है, ये अब कोई बड़ी शक्ति नहीं रह गए थे। तो अब वर्ल्ड ऑर्डर को ये लोग नियंत्रित नहीं करेंगे। इसलिए इसका पहला प्रभाव तो यह है कि यूरोपीय देशों का जो विश्व पर प्रभुत्व था वो लगभग समाप्त हो गया। मतलब यूरोपीय प्रभुत्व का जो युग था वो समाप्त हो गया यहाँ से। दूसरी चीज़ आप देखिए कि नए कुछ विश्व शक्ति, भाई कोई विश्व शक्ति नहीं होगा तो दूसरी विश्व शक्तियाँ उभरेगी। यूरोप अगर विश्व शक्ति नहीं है तो दूसरी विश्व शक्तियाँ उभरी और वो शक्तियाँ थी रूस और अमेरिका, USSR एंड USA।
तो ये दो बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे। अब इनके साथ एक प्रॉब्लम थी सब। यहाँ आप देखिए कि दो बड़े देश हैं जो अब विश्व शक्ति बन गए हैं, बट बोथ ऑफ देम वेयर ऑफ डिफरेंट एंड अपोजिट नेचर्स, आयरनिकल नेचर के थे। जहाँ अमेरिका जो है अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश था, एक पूंजीवादी देश था, निजी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला देश था। वहाँ रूस जो है एक सोशलिस्ट कंट्री था, एक कम्युनिस्ट कंट्री था, जहाँ पर जो है निजी उद्योग होते ही नहीं है, जहाँ निजी पूंजी ही नहीं होती है, निजी संपत्ति नहीं होती है। तो वो जो है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश था। और दोनों बिल्कुल अलग प्रकृति के थे और दोनों अपने विचारों को पूरी दुनिया में प्रसारित करना चाहते थे, प्रचारित करना चाहते थे। अमेरिका कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना चाहता था, रूस जो है कम्युनिज्म को बढ़ावा देना चाहता था। तो विश्व का नेतृत्व ऐसे दो देश कर रहे थे जिनका नेचर बिल्कुल अलग था, जिनकी प्रकृति अलग थी। इसी कारण कहते हैं कि इसी द्वितीय विश्व युद्ध ने एक द्विध्रुवीय विश्व की परिकल्पना को स्थापित किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ बायपोलर वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आप देखिए कि इसमें एक पोल यूएसए और उसके कैपिटलिस्ट देशों सहयोगी देशों का है और दूसरा ध्रुव जो है वो रूस और उसके कम्युनिस्ट सहयोगी देशों का है। और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत भावना रखते थे। तीसरी चीज इसका जो प्रभाव है वो शीत युद्ध के रूप में दिखाई देता है फ्रेंड्स। शीत युद्ध और कोल्ड वॉर, एक्चुअली दो विपरीत देश जब विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, दो बड़े, आप देखिए गांव में दो व्यक्ति है जो बड़े अमीर हैं, राजनीतिक प्रभुत्व वाले हैं, लेकिन दुश्मन है, तो बस टकराएंगे। अब टकराएंगे तो जो है कहते हैं ना पहाड़ों की लड़ाई में जो बागड़ है वो चूर हो जाती है। यहाँ भी यही हुआ कि अमेरिका और रूस, इनके बीच में लगातार शत्रुता चलती रही। अब ये शत्रुता बयानों में चलती रही, विश्व की अलग अलग समस्याओं पर इनके दोनों के विपरीत विचार थे, तो विपरीत विचार और नीतियों के रूप में चलती रही। हमेशा इतना तनाव रहा कि लगता था कि युद्ध अब हुआ कि अब हुआ कि अब हुआ। युद्ध हुआ नहीं, लेकिन युद्ध की आशंका हमेशा बनी रही। इसी को कोल्ड वॉर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड टू बी द कोल्ड वॉर। जैसे कहते हैं ना कि साहब एक ठंडी आग होती है, राख के नीचे छुपा हुआ अंगारा है। इसी तरह की स्थिति बनी कि साहब इतनी ज़्यादा शत्रुता, विश्व के अलग अलग समस्याओं पर इतने विपरीत विचार कि इनके बीच में टकराव की आशंका हमेशा बनी रही। इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। तो कोल्ड वॉर का, शीत युद्ध का युग भी यहीं से जो है शुरू हुआ, जो अगले 50-60 साल तक रूस के यूएसएसआर के 1991 में पतन तक चलता रहा। और कह तो ये भी रहे कि एक बार फिर विश्व जो है वही द्विध्रुवीय विश्व की परिकल्पना बन रही है, वही रूस और अमेरिका का टकराव फिर से हो रहा है, वही शीत युद्ध का दौर फिर से शुरू हो रहा है। खैर, हम पढ़ रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का एक प्रभाव ये भी है कि कम्युनिज्म का प्रचार प्रसार हुआ। रूस ने, देखो 1917 में रूस में साम्यवादी सरकार स्थापित हुई थी। आपने पढ़ा होगा व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1917 में एक क्रांति हुई थी जिसको रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति कहते हैं, कुछ लोग इसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं। यहीं से स्थापित हुई पहली, विश्व की पहली कम्युनिस्ट सरकार जो स्थापित हुई थी रूस में। लेकिन इसके बाद रूस ने लगातार प्रयास किए विश्व के अन्य देशों में भी साम्यवाद की भावना के प्रचार प्रसार के और दूसरे देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना की, और उसमें वो सफल भी हुई। आप देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार कई देशों में जहाँ जहाँ रूस का प्रभुत्व था सब जगह समय कम्युनिस्ट सरकार स्थापित की गई। चाहे वो जो पूर्वी यूरोप के देश थे, पोलैंड था, चाहे बुल्गारिया है, चाहे रोमानिया है, चाहे हंगरी है, यहाँ तक कि जर्मनी का विभाजन हो गया और जो पूर्वी जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी था, वहाँ एक साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई। यूगोस्लाविया भी इसी दौर की साम्यवादी सरकार है। या आप देखिए एशियाई कंट्रीज़ में 1949 में चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई और माओ त्से तुंग ने चाइना में जो है कम्युनिस्ट सरकार स्थापित कर दी। फिर वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, हमारे पड़ोस में म्यांमार में, सब जगह कम्युनिस्ट सरकारें बनाई। तो ये रूस के प्रयास से विश्व में कम्युनिज्म का और कम्युनिस्ट सरकारों का प्रचार प्रसार हुआ, सरकारें स्थापित हुई। It can also be considered as an impact of the Second World War because Second World War made Russia so powerful. रूस इतना पावरफुल हुआ कि उसने ये सब करने की कोशिश की। इसके अलावा और भी प्रभाव है। आप देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध से जो यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, जिन्होंने अफ्रीका में और एशिया में अलग अलग जो गरीब देश थे वहाँ पर कब्जा कर रखा था, उनको अपना उपनिवेश, अपनी कॉलोनी बना रखा था। अब वो यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ, कॉलोनियल पावर्स जो है, दे वेर लूजिंग देयर पावर, दे लॉस्ट देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, दे लॉस्ट देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ। मैंने बताया ना, अब जो यूरोप जो कभी प्रभुत्व करता था वो अब समस्याग्रस्त यूरोप हो गया था, वो अब प्रॉब्लमेटिक यूरोप हो गया था। तो चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इनके जो छोटे छोटे उपनिवेश थे वो उनमें से अधिकांश स्वतंत्र हो गए। उसमें हम भी हैं। आप देखिए 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 1947 में हम स्वतंत्र हो गए। और हम ही क्यों, श्रीलंका स्वतंत्र हो गया, पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, मिस्र स्वतंत्र हो गया, इराक स्वतंत्र हुआ, पूरा जो मिडिल ईस्ट कहते हैं जिसको, फिलिस्तीन है, जॉर्डन है, सीरिया है,
ये सब भी स्वतंत्र हुआ, मलेशिया स्वतंत्र हुआ, इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ, जैसे कई, बर्मा स्वतंत्र हुआ, तो कई देश थे जो स्वतंत्र हुए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण चूंकि औपनिवेशिक शक्तियां कमजोर हो गई, तो इसका लाभ उठाकर सभी देश धीरे धीरे करके क्या हो गए, स्वतंत्र हुए। तो यहाँ से नव स्वतंत्र देशों की एक नई श्रृंखला जो है वो दिखाई देती है। ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक इम्पैक्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक इम्पैक्ट ये भी है कि इसके कारण या इसके बाद जो है कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई समस्याओं के निवारण के लिए। जो वैश्विक समस्याएं हैं, जो सामुदायिक समस्या है विश्व के देशों की, उनके समाधान के लिए नई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्थापित हुई है फ्रेंड्स। इनमें यूएनओ ले लीजिए, जो 1945 में स्थापित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वो स्थापित हुआ। उसके कई और दूसरे जो ऑर्गन्स थे, खासतौर पे गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो आजकल विश्व व्यापार संगठन है, आजकल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, वो गेट के रूप में स्थापित हुआ 1947 में। 1945 में आप देखिए वर्ल्ड बैंक स्थापित हुआ, जिसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD कहते हैं, वो भी यहीं से स्थापित हुआ 1945 में। इसी समय आप देखिए कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो भी 1945 में स्थापित हुआ। जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी यहाँ से उदय होता है। तो ये तो वो प्रभाव है विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जो विश्व पर पड़े। लेकिन मैंने कहा कि चूंकि भारत में इंग्लैंड का शासन था, एंड इंग्लैंड वाज वन ऑफ द मेजर पार्टी विच वाज इंडल्ज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाली एक बड़ी पार्टी थी इंग्लैंड, विच वाज रूलिंग इन इंडिया, इसलिए भारत पर इसके प्रभाव तो पड़ना बहुत स्वाभाविक थे, बहुत नेचुरल थे। तो भारत पर भी इसके प्रभाव बड़े गहरे दिखाई देते हैं। भारत पर क्या प्रभाव हुआ ये देखिए। भारत में ये प्रभाव हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, कोई भी देश कितना भी बड़ा हो, अगर युद्ध लड़ेगा, युद्ध के मोर्चे पर अपनी सारी शक्ति लगाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा बाकी लोगों के लिए, क्योंकि उसकी सारी शक्ति उधर लगी है। तो भारतीयों को लगा, खासतौर पे भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको लगा कि इट इज़ द राइट टाइम, इट इज़ द हॉट टाइम कि हम अपना आंदोलन तेज करें, ताकि जो स्वतंत्रता संग्राम है वो सफल हो जाए, यानी हम भारत को अंग्रेजों से खदेड़ सकें। यही कारण है कि इसके बाद लगातार भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियाँ हैं वो तेज हुई है। 1939 में जब ये युद्ध शुरू हुआ, उसके तत्काल बाद सितंबर में युद्ध शुरू हुआ, और उसके तत्काल बाद जो है भारत ने इस बात का विरोध किया कि वाई इंडिया वाज डिक्लेयर्ड ए कंट्री इन वॉर। इंग्लैंड ने भारत को क्यों युद्ध में घोषित किया कि भारत भी युद्ध लड़ रहा है, कम से कम भारतीयों से पूछना था। इसी विरोध में जो है सितंबर 1939 में भारत की सभी प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। अब ये त्यागपत्र जो है, इट वॉज एन अटेम्प्ट टू पुट प्रेशर ओवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने का एक प्रयास था। तो ये किया गया, तो भारतीय आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद भी देखिए आप 1940 में आंदोलन को और तेज किया गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसमें आपने पढ़ा होगा कभी कि गांधी जी ने जो है पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना था विनोबा भावे को। विनोबा भावे, जिनको हम पवनार का गांधी कहते हैं, वो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। उसका जवाहरलाल नेहरू ने किया और भी दूसरे लोगों ने किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, और इससे भी ज़्यादा भारतीयों को लगा कि सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, इसकी जो संकटकालीन परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छा अवसर है भारत के लिए अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। और इसी उद्देश्य से 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। जबरदस्त इंटेंसिटी के साथ शुरू किया गया है आंदोलन। जबरदस्त तरीके से ब्रिटिश विरोधी घटनाएं, गतिविधियां भारत में हुई, जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई, और उतने ही जबरदस्त तरीके से इसका दमन भी हुआ। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज कंप्लीटली एन इंसिडेंस विच कुड बी कंसिडर्ड एज एन इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर ही केंद्रित था। तो इस तरह से भारतीयों की जो गतिविधियां थी आंदोलन की, वो बढ़ती जा रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ही। आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब देश, मैंने बताया ना, इंग्लैंड तो बेचारा संकटग्रस्त था, बिकॉज इट हैज़ टू फाइट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, अलग अलग मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था और सारे के सारे संसाधन वहाँ लगाने पड़ रहे थे। तो इंग्लैंड को लग रहा था कि कम से कम युद्ध के दौरान भारत में शांति बनी रहे, ताकि भारत में शांति बनाए रखने के लिए हमको कोई विशेष प्रयास, सैन्य प्रयास, पुलिस के प्रयास, आर्थिक प्रयास ना करने पड़े, ताकि हम सारे संसाधन, सारा ध्यान, सारी ऊर्जा कहाँ लगा सकें, युद्ध के मोर्चे पर। इसी उद्देश्य से भारतीयों को मनाने की कोशिश की गई, भारतीयों को मनाने की कोशिश की गई कि कम से कम युद्ध के दौरान वो भारत में शांति बनाए रखें। यही कारण है कि मनाने के लिए ही कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि हम अब भारत को डोमिनेट जो है डोमिनेंट स्टेट बनाने का, डोमिनेंट स्टेट बनाने का जो है वादा किया गया। ये भी कहा गया कि अब भारत का एक जो है संविधान सभा बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, जो भारत का संविधान बनाएगी। तो ये सारे प्रस्ताव दिए जा रहे थे, ऑफर दिए जा रहे थे, आप कहें कि प्रलोभन दिया जा रहे थे भारत में शांति बनाए रखने के, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। इसके बाद फिर जो है कैबिनेट मिशन तो नहीं, क्रिप्स मिशन भेजा गया 1942 में। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारतीयों को मनाने का एक और प्रयास किया गया, क्रिप्स मिशन के नेतृत्व में, क्रिप्स मिशन के रूप में। लेकिन क्रिप्स मिशन भी पूरी तरह से सफल नहीं रहा है और वो फेल हुआ।
आप देखिए कि भारतीयों को मनाने के लिए और भी प्रयास किए गए। वेवेल योजना लाई गई 1945 में, लॉर्ड वेवेल के द्वारा प्रस्तुत की गई कि भैया ठीक है, भारत की जो सरकार है उसमें अंग्रेज रहेंगे ही नहीं, अब सारे के सारे मंत्री भारतीय हो जाएंगे, 2 पदों को छोड़कर सारे पदों पर भारतीयों को ले लिया जाएगा, आप तो मान जाओ शांति के लिए। तो ये सारे प्रयास अंग्रेजों द्वारा किए गए भारत में शांति स्थापित करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ना पड़ रहा था। तो ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव थे, कई और रूप में प्रभाव। आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो वैसे तो कांग्रेस के नेता थे, पर 1940 में वो कांग्रेस से अलग हो गए थे, 39 में, क्योंकि वो हरिपुरा अधिवेशन में जो है वो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। फिर उसके बाद वो त्रिपुरी अधिवेशन में भी एक बार इलेक्ट हुए, पर उस समय उनके साथ, उनके गांधी जी के साथ कुछ मतभेद उभरे, कांग्रेस के दूसरे लीडर्स के साथ मतभेद उभरे, एंड ही रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक संगठन बनाया और उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। पर उनको देखिए, गांधी जी और सुभाष में एक मतभेद का कई कारण थे, उसमें से एक कारण ये था कि सुभाष चाहते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हमको दूसरे देशों से सहायता लेनी चाहिए, वैदेशिक सहायता लेनी चाहिए, फॉरेन एड लेनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि नो, कंप्लीटली इंडिजिनस रिसोर्सेज से ही हम भारत की आज़ादी प्राप्त करेंगे। सुभाष का जो मत था उसको प्राप्त करने का समय आ गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब इंग्लैंड युद्ध में था, और जो आदमी युद्ध में होता है उसके शत्रु स्पष्ट होते हैं। अरे आपकी किसी से लड़ाई नहीं है तो आपके शत्रु स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिससे लड़ाई होगी वो तो आपका शत्रु है, ये तो स्पष्ट हो गया ना, ये दुनिया को ही पता लग गया। तो अब शत्रु का शत्रु क्या होगा? ब्रिटेन हमारा शत्रु है, अब ब्रिटेन का जो शत्रु होगा वो हमारा मित्र होगा। शत्रु का शत्रु मित्र होता ही है, और वो हमारी सहायता करेगा। यही सोच के सुभाष ने ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहे जो देश थे उनसे सहायता लेने की कोशिश की, और वो सफल भी हुए। आप देखिए, जर्मनी गए इसके बाद सुभाष चंद्र बोस भाग के, और उन्होंने वहाँ जो है जर्मनी से सहायता ली। जापान गए, सिंगापुर गए, और जापान की सहायता से ही सिंगापुर में जो है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के गठन करवाने में मदद की, और आज़ाद हिंद फौज बनी, और उसकी सहायता से उन्होंने भारत पर जो है आक्रमण भी किया ताकि भारत को स्वतंत्र कराया जा सके। तो ये भी इसलिए कराया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उन्होंने जो है विदेशी सहायता जर्मनी, जापान से लेके, और आज़ाद हिंद फौज का एग्जैक्टली आज़ाद हिंद फौज जो है उसके नेता थे सुभाष चंद्र बोस। गठन उन्होंने नहीं किया था, गठन तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, और उनकी सहायता की थी एक रास बिहारी बोस ने, जो जापान में जो है भारत के लिए क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे थे, और जापान में एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व कर रहे थे। तो दैट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज मर्ज्ड इन द आज़ाद हिंद फौज, दैट इज द इंडियन नेशनल आर्मी विच वाज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय कैप्टन मोहन सिंह। बाद में आज़ाद हिंद फौज के नेता बन गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में आज़ाद हिंद फौज की घटना हो, या सुभाष चंद्र बोस का जर्मनी और जापान से सहयोग लेना हो, यह भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही हुआ है। जिन्ना की स्थिति देखिए, जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के लीडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना, और चाहते थे कि पाकिस्तान बन जाए। जब द्वितीय विश्व युद्ध होने लगा और भारत में गतिविधियां तेज हुई तो उनको लगा कि अरे ये तो भारत स्वतंत्र ही हो जाएगा, और जब स्वतंत्र हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? व्हाट वी विल गेट, व्हाट मुस्लिम लीग विल गेट, व्हाट मोहम्मद अली जिन्ना विल गेट। इसकी चिंता होने लगी, और इसकी चिंता होने लगी तो उन्होंने भी अलगाववादी आंदोलन तेज किया कि नहीं, हमको पाकिस्तान चाहिए, स्वतंत्र भारत में जब होगा होगा, हमको अलग कर दो, हमको पाकिस्तान चाहिए। तो पाकिस्तान की मांग यहाँ क्या हुई है? तेज हुई। आप देखिए 1946 में इसी का प्रभाव दिखाई देता है डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कि भैया हमको तो पाकिस्तान चाहिए और इसके लिए हम दंगा करेंगे। तो उसके बाद भारत में ज़बरदस्त दंगे भी हुए हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद। 16 अगस्त 1946 की घटना है। तो ये सारी चीज़ें भारत में हो रही थी। लेकिन एक जो बहुत खूबसूरत और बहुत प्लीजेंट इम्पैक्ट है वो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया जिससे भारत की स्वतंत्रता मिलना आसान हो गई। ऐसा कहा जाता है, मैंने ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी देखा है, फॉर्चुनेटली मैंने अटेम्प्ट भी किया है ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में, कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेल्ड इंडिया ऑन द डोर स्टेप ऑफ फ्रीडम। द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत को स्वतंत्रता के दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया। ऐसा क्वेश्चन आया था, इसको स्पष्ट कीजिए ऐसा कुछ करके। लेकिन आप इसको समझिए, इसका मतलब यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया है कि भारत की स्वतंत्रता मिलना आसान हो गई। जैसे मैं बताता हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मैंने बताया कि उनकी आर्थिक रूप से कमर टूट गई थी, दे वर इकोनॉमिकली ब्रोकन। तो नाउ दे वर नॉट इन अ कंडीशन टू पुट कंट्रोल ओवर इंडिया बाय मीन ऑफ देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब वो इस स्थिति में नहीं थे आर्थिक रूप से कि वो भारत पर नियंत्रण बनाए रखे। एक दूसरी चीज़ यह है कि इंग्लैंड में इसके बाद चुनाव हुए 1946 में। आप देखिए पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिना चुनाव कराए विंस्टन चर्चिल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, लेकिन 1946 में चुनाव हुआ। अब चुनाव जब हुआ तब तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बहुत सारी समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कमी, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई। प्रभाव ये हुआ कि चर्चिल चुनाव हार गए, चर्चिल और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई। अब आई सत्ता में लेबर पार्टी, अब आए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। दोनों ही, लेबर पार्टी और क्लीमेंट एटली, दोनों भारत के प्रति उदार रुख रखते थे। वो दबाना नहीं चाहते थे भारत को, भारत की स्वतंत्रता को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। यही कारण था कि इनके आने के कारण भारत की स्वतंत्रता क्या हो गई? आसान हो गई। तीसरी चीज़, द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसके कारण
भारत की जो घटनाएं थी उन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निगाह थी। अमेरिका, चीन, दूसरे देशों, आप देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चीन के प्रधानमंत्री भारत में आए थे, चाउ एन लाई तो नहीं थे, चियांग काई शेक थे। और चियांग काई शेक जब आए तो उन्होंने कहा था कि हाँ भारत को आज़ाद होना चाहिए। अमेरिका ने भी इसका सपोर्ट किया। इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटेन पर एक प्रकार का दबाव था कि भारत को आज़ाद किया जाए। तो ये कुछ परिस्थितियां थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जन्म लेती हैं, लेकिन जो भारत की स्वतंत्रता में क्या हो जाती है, सहायक हो जाती है। तो ये वो प्रभाव है फ्रेंड्स जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत में पड़े। तो आज हमने द्वितीय विश्व युद्ध के जो इम्पैक्ट्स है उस पर केंद्रित ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फिर इसको शेयर करना तो बनता है। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऐसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, उनको शेयर कीजिए। उनसे ये भी कहिए कि वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कहने से पहले आपको खुद को भी सब्सक्राइब करना होगा, तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो से संबंधित कोई सजेशन है कि ये वीडियो अच्छा है, बुरा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी विषय विशेष पर वीडियो बनाया जाए तो भी हमको सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अपने मूल्यवान विचार हम तक पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।